इंडिया वॉज एन एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, और कहीं नहीं हुआ ये। बाय द वे, अगर आप पोस्ट कॉलोनियल किसी भी देश को ले लो, उन्होंने नेहरूवियन मॉडल फॉलो करने की कोशिश करी और थोड़े दिनों के अंदर या मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई या किसी और किस्म का। दिस वॉज द ओनली केस that it did not happen. So it was a unique achievement. No country has made the transition to industrialism with democracy. No country. When Britain industrialized, democracy का तो नाम मतलब सूंघने में भी नहीं आ रहा था. Dickensian condition of the working class rights, कोई चक्कर ही कुछ नहीं था. American rise to capitalism is based on slavery. So where is the question of democracy? Yeah. Every European country which industrialized did their initial capital accumulation on the basis of which you do industrialization, on the basis of what they collected from the colonies. और ये छोटी मोटी बात नहीं, मैं आपको एक फिगर देता हूँ। 1801 जब ब्रिटेन सबसे नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था वर्ल्ड में, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उस वक्त जो वो इन्वेस्ट करता था टू बी द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, 85% of what they invested came from the colonies. तो या तो आप अपने वर्किंग क्लास या पेजेंट्री से कैपिटल अक्यूमुलेट करके इंडस्ट्रियलाइज करते हो, और या दूसरे पीपल के कैपिटल को लेके आप इंडस्ट्रियलाइज करते हो। जब जवाहरलाल नेहरू इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, ही कांट से कि चलो मैं 2-3 आसपास के छोटे मोटे देशों को तो कॉलोनाइज कर लेता हूँ, है ना, नेपाल ये वो है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉलोनाइजिंग समबडी एल्स. And there is no question of raising it from your workers and peasants. If you look at the figures of trade union movement from 47 onwards, you will find the working class rights are increasing. And if you look at the peasantry, there is a net transfer of income to the peasantry from 47 onwards till the end of the Nehruvian period. Extraction of surplus नहीं था. Colonial period में करीब 50% of the gross produce of the peasantry was taken away. जो पेजेंट का टोटल प्रोड्यूस था उसका 50% या स्टेट ले लेता था या लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर. 50% सिर्फ उसके पास बचता था. आज़ादी के बाद उल्टा, 50 पैसा भी नहीं, कोई देयर इज नो लैंड टैक्स, नथिंग. नेहरू कहते हैं कि दिस इज आई एम चूजिंग अ पाथ अनचार्टेड इन हिस्ट्री विच इज अ फैक्ट. एंड ही वाज एबल टू मेक दैट ट्रांजिशन, अ ह्यूज ट्रांजिशन. अब जब लोग आजकल, जैसे अभी पनागरिया साहब की किताब आई है, आपने देखा होगा. पनागरिया was the advisor to Mr. Modi also, and Columbia में प्रोफेसर हैं. जगदीश भगवती who is a very well known professor, उनके स्टूडेंट थे. उनकी अभी किताब आई है, बेसिकली रबिशिंग नेहरू, है कि ये नेहरूवियन पीरियड नहीं होता तो हम कहाँ पहुँच जाते. You know, this has become a very common thing these days. खास करके जो न्यू लिबरल्स हैं ना, जो अभी आपके IT सेक्टर में खूब पैसे वैसे बनाते हैं, दे वेरी वेल टू डू, वो कहते हैं यार ये देखो 91 के बाद क्या ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है. वो नेहरू के टाइम पे क्या वो एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3-4% पे फंसे हुए थे. अगर वो सब उस वक्त पब्लिक सेक्टर ये सब नहीं करते तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं. ना, दिस इज़ अ कंप्लीट ए हिस्टोरिकल एनालिसिस. एक तो अनट्रू, ऊपर से ए हिस्टोरिकल. क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑफ इनिशियल कंडीशंस, कि जब आप किसी को 2 बंदे को रेस पे लगाते हो, हैं, और एक बंदे को आप 100 मीटर की रेस है, एक बंदे को आप 30 मीटर पीछे खड़ा कर देते हो, तो फिर तो इनिशियल कंडीशंस उनके अलग अलग हो गए कि नहीं. सो वेयर डज नेहरू स्टार्ट फ्रॉम? यू कांट कंपेयर इंडिया इन द 1950s विद जापान इन द 1950s. You have to compare India in the 1950s with Japan in the 1870s when they are making that transition, है ना. तो एक तो ये. दूसरा, आपकी उस वक्त कंडीशन क्या थे. ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बड़ा फेमस फ्रेज है विच आई वांट टू यूज टू डिस्क्राइब द इनिशियल कंडीशन. डेथ के थोड़े दिन पहले उन्होंने लिखा था टैगोर ने कि एक दिन ये अंग्रेज़ों को तो यहाँ से जाना पड़ेगा, बट जब वो जाएंगे, व्हाट मड एंड फिल्थ विल दे लीव बिहाइंड. क्या कूड़ा और कीचड़ छोड़ के जाएंगे. व्हाट वाज दैट मड एंड फिल्थ. जब नेहरू शुरू करते हैं आज़ादी के बाद, हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है क्या थी? 30 साल से भी कम इन इंडिया. एवरेज 1950. दैट्स राइट. ऑन एन एवरेज. इसका मतलब जो पुअर है, वेल टू डू तो मोटा छोटा खाता पीता फिर भी जीता होएगा. ऑन एन एवरेज लोग किस उम्र में मर जाते थे. आपको तो मालूम है षष्ठी पूर्ति मनाई जाती है लोगों की भी 60 साल हो गए कि इतनी बड़ी बात हो गई है ना. मतलब इट वॉज अनकंसीव्ड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ थिंग. सो यू स्टार्ट विद दैट.
92% of women were illiterate in 1950. 84% on an average. You had a famine in one part of the country or the other almost every year. 3 million people died. 30 लाख लोग आज़ादी के 4 साल पहले famine में मारे जाते हैं, the Great Bengal famine. Plus, you inherit a country which is deeply divided, which has just fought a virtual civil war, जिसमें कम से कम 60 लाख लोग तो रिफ्यूजी बनते हैं. Large amounts of deaths occur at that time, right? It is from there that you have to lift that society. और अगर आप उसको देखें तो you find an amazing result. For example, in the Nehruvian period, agriculture grows 8 times faster than the previous 40 years. 8 गुना तेजी से बढ़ता है. ये कहते हैं ना, नेहरू ने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, इंडस्ट्री कर दी पर उन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया. It's a complete lie. One of the greatest agricultural economists, Daniel Thorner, जो कि सारे बच्चे पढ़ते हैं, among economics पढ़ने वालों को Daniel Thorner पढ़ना ही पड़ता है. So उन्होंने कहा कि it is often said that the first 3 plans ignored agriculture, 64 तक 65 तक. He said it cannot be maintained. Said more change happened in the first 20 years of after independence than happened in the previous 200 years. आपके लैंड रिफॉर्म्स हो जाते हैं. 150 साल पुराना जमींदारी सेटलमेंट, सारा जमींदारी जागीरदारी, उसका बैकबोन इज ब्रोकन बाय 1957. And Nehru had to bring in a constitutional amendment to ensure it happened with democracy, not like the way it happened in Japan with General MacArthur's army, or the way it happened in Soviet Union with forced collectivization, कि जो किसान आपके साथ नहीं उनके उड़ाई दो. Kulaks can be murdered by the millions, right? So it was a great achievement. Agriculture में growth होती है. He creates the conditions for the Green Revolution. In fact, again, agrarian experts say that the Green Revolution process had already started in the Nehruvian period. The selective districts, IADP जो कहते हैं, जहाँ पे intensively you are going to be making this attempt at the transition in agriculture. Industry grows at about 7% per annum. From a situation of deindustrialization under colonialism, you are having at 7%. But more important than that, in the Nehruvian period, you achieve the following. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हमको आज़ादी मिली तो नेहरू कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गई पर आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस 0 पे है, जिसको टेक्निकली इट्स कॉल्ड अ नियो कॉलोनियल सिचुएशन, कि जिससे आपको आज़ादी मिल गई पॉलिटिकल, आप उसी पे डिपेंडेंट हो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए. क्यों? अगर आपने आज़ादी के बाद कुछ भी इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको मशीन चाहिए. You did not make any machines. Over 90% of even your machine tools like pliers and wrenches were imported. तो 1945 से हमारी देश में से इंडस्ट्रियल डेलीगेशन घूम रही थी यूरोप में कि आज़ादी के बाद हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, कहाँ से हमको मशीनें मिलेंगी. ये सिचुएशन थी. तो नेहरू ने कहा ये तो अनटेनेबल है, दिस विल नॉट गिव अस सॉवरेंटी. पॉलिटिकल आज़ादी ठीक है, सॉवरेंटी नहीं है. इसीलिए नेहरू महालनोबिस प्लान जो कहते हैं, हेवी इंडस्ट्री बेस्ड, सारे आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत अर्थ मूवर्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जस्ट नेम इट, नवरत्न जिसको कहते हैं, सारे उस वक्त एस्टैब्लिश होते हैं. और नतीजा 47 में आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए 100% करीब इंपोर्ट करना पड़ता था. बाय 1960s इट बिकेम 43%. And by 1970s, it became 9%. 91% अब अपनी ग्रोथ अपने बल पे कर सकते थे. This was the basis of our independent foreign policy. This was his great achievement. इसको लोग समझते नहीं हैं. तो ये आंकड़ा वापस समझ लेते हैं. 100% हम इंपोर्ट कर रहे थे in the year 47. हाँ. By 60s only 43%, by 70s only 9%. ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ये सिर्फ ये कहने से नहीं होता कि हम विश्व गुरु हैं, आत्मनिर्भर हैं. इट्स नॉट वर्ड्स. बाय ट्रांसलेटिंग सेल्फ रिलायंस इनटू आत्मनिर्भर, you don't become आत्मनिर्भर. It is the content. The Indian economy had achieved that, and that is why Nehru could lead the non-aligned movement. करीब 100 देश, जबकि सारी दुनिया पोलराइज हो गई है बिटवीन सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, कोल्ड वॉर चल रहा है. उस वक्त उठ के खड़े होकर कहना कि नहीं, हम ना तुम्हारे साथ ना इनके साथ,
हम नॉन अलाइड रहेंगे, हम अपने इंटरेस्ट पे लड़ेंगे, एंड टू गेट 100 कंट्रीज बिहाइंड यू, यू नीडेड टू हैव सम बेस ऑफ योर्स. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चरिंग ऑफ कोलोनियलिज्म दैट नेहरू डिड. और उसको अब नेगेट करना, कहा कि नेहरूवियन पीरियड में कुछ नहीं हुआ, एज आई सेड, इट इज नॉट ओनली स्टूपिड, इट्स ऑल्सो फैक्चुअली रॉन्ग.